सो ही गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड इटर्नल। एक्शन एडवेंचर और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी के साथ मार्वल की इस मूवी को IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक सेलेस्टियल थे जिनका नाम अरिसेन था, और फिर उसने सूर्य को बनाया। सूर्य की गर्मी और ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल फोर्स से एक बड़ा धमाका हुआ और फिर बहुत सी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन लोग मछलियां पकड़ रहे थे और तभी उनके ऊपर डायनासोर की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर हमला कर देता है, जिसे इस मूवी में डेविएंट कहा गया है। वो डेविएंट इंसानों का शिकार करता है। वो उनमें से एक को अपना शिकार बनाकर एक बच्चे को भी शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक इटर्नल आ जाता है जिसका नाम इक्रिस है। इन इटर्नल को अरिसेन ने ओलंपिया ग्रह से धरती पर भेजा था ताकि वो धरती पर के इंसानों को डेविएंट से बचा सके। इक्रिस एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल है जो अपनी आंखों से एक बहुत ही पावरफुल लेजर की किरणें निकाल सकता था और वो आसमान में उड़ भी सकता था। इक्रिस जब एक डेविएंट को मारता है तो वहाँ और भी बहुत सारे डेविएंट आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ इटर्नल के पूरे मेंबर आते हैं और वो उन सारे डेविएंट को मार देते हैं। इंसान इटर्नल को देखकर डरने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक इटर्नल उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है जिसका नाम ड्रोइग है। और ड्रोइग की एबिलिटी ये थी कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करके अपनी तरह से मैनेज कर सकता था। और फिर इटर्नल्स इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और धरती पर उनके साथ ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे इटर्नल धरती पर इंसानों को बचाने के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। वो लोग आपस में भी अक्सर लड़ते थे, लेकिन कभी कभी ड्रोइग उन्हें कंट्रोल करके लड़ने से रोक लेता था। लेकिन उन सब इटर्नल की लीडर एजैक उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि सेलेस्टियल के लीडर अरिसेन ने इटर्नल को बस डेविएंट से बचाने और आबादी तेजी से बढ़ाने के लिए धरती पर भेजा था और उसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने के लिए मना किया था। लेकिन ड्रोइग उसकी बातों को नहीं मानता, जिस वजह से उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और एजैक उन सब को बोलती है कि आज से तुम लोग आजाद हो, तुम्हें जो करना है कर सकते हो और जहाँ जाना है जा सकते हो। जिसके बाद वो सारे लोग बेबीलोन शहर को छोड़ देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। इटर्नल्स के धरती पर आए 7000 साल हो चुके थे, लेकिन उनमें से किसी की भी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी थी। फिर हम इटर्नल सर्सी को देखते हैं। सर्सी के कॉलेज लेट आने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम डेन है, वो उनके स्टूडेंट को एंड गेम की कहानियां बता रहा था और तभी सर्सी आ जाती है और डेन को उनके बच्चों को संभालने के लिए वो उसे शुक्रिया कहती है। जाने से पहले डेन कहता है ठीक है, रात में मिलते हैं, जिस पर सर्सी के स्टूडेंट उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं रात में मिलते हैं। डेन के वहां से जाते ही वहां पर भूकंप आ जाता है, जिससे कि एक स्टैचू सर्सी के एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन सर्सी उस स्टैचू को रेत में बदल देती है, क्योंकि सर्सी के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकती थी। अब रात को सर्सी एक क्लब में डेन से मिलने जाती है, जहाँ पर हम स्प्राइट को भी देखते हैं। स्प्राइट वो इटर्नल था जो किसी का भी रूप ले सकती थी, लेकिन स्प्राइट की बॉडी को किसी के टच करते ही उसके शरीर से लाइट्स निकलने लगती थी, जिस वजह से स्प्राइट 7000 साल से सिंगल थी। अब हम देखते हैं कि सर्सी डेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और फिर डेन सर्सी को अपने साथ लिव इन में रहने के लिए कहता है, लेकिन सर्सी मना कर देती है। डेन को सर्सी के बारे में कुछ कुछ बातें पता थी, जैसे कि वो एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, और वो अक्सर सर्सी से कहता था कि तुम मुझे अपने जादू से कंगारू बना दो, क्योंकि मुझे कंगारू बहुत पसंद है। वो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और तभी वहाँ पर एक डेविएंट आ जाता है और डेविएंट डेन के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी सर्सी उस डेविएंट को जमीन में नीचे धंसाकर उसके लेग्स को फ्रीज कर देती है। डेन पूछता है मुझे बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब सर्सी उसे बताती है कि ये डेविएंट है। डेन बोलता है कि मगर वो तो हजारों साल पहले ही मर चुके थे, फिर ये कहाँ से बच गया। और फिर वो डेविएंट अपने आप को सैंड से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और सर्सी और स्प्राइट उसका पीछा करने लगते हैं। डेन भी उन लोगों की तरह जंप करने की कोशिश करता है और तभी उसे उसकी औकात याद आ जाती है। स्प्राइट अपना और सर्सी का बहुत सा क्लोन बनाकर उस डेविएंट को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन डेविएंट उसके ओरिजिनल सोर्स को पहचान लेता है और वो डेविएंट स्प्राइट के ऊपर हमला करने ही वाला था और तभी वहाँ इक्रिस आकर उस डेविएंट को इंजर्ड कर देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो डेविएंट खुद के चोट को अपने पावर से हील करने की एबिलिटी रखता है
और ऐसी पावर सिर्फ इटर्नल की लीडर एज़ेक के पास ही था। इकरिस वापस से उस डेविएंट पर हमला करता है और वो डेविएंट अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सर्सी ने 5000 साल पहले इकरिस से शादी कर लिया था और फिर 2000 साल पहले इकरिस सर्सी को छोड़कर कहीं चला गया था। अब सर्सी डेन से कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि पृथ्वी को हमारी जरूरत है, जिस पर डेन कहता है कि तुम ही क्यों, और अगर तुम लोग एक सुपर हीरो हो तो जब थैनोस आया था तब तुम लोग कहाँ थे। जिस पर सर्सी बताती है कि हमें बस डेविएंट को मारने के लिए ही भेजा गया था, उसके अलावा हमें कुछ और करने का आदेश नहीं दिया गया था सिवाय पृथ्वी वासियों के आबादी और उनके टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करने के। जिसके बाद वो तीनों एजैक से मिलने जाते हैं ताकि वो उन्हें ये बता सके कि डेविएंट वापस आ गए हैं जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन जब वो लोग एजैक के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एजैक मर चुकी है और ये पहली बार हुआ था जब 7000 सालों में किसी इटर्नल्स की मौत हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि एजैक को उसी डेविएंट ने मारा है जिसने उन लोगों पर पहले भी हमला किया था और उसने एजैक को मारकर उसके शक्तियों को चुरा लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजैक के शरीर से एक स्टोन निकलकर सर्सी के शरीर में घुस जाता है और यहाँ पर ये पता चलता है कि एजैक ने मरने के बाद इटर्नल का नेक्स्ट लीडर सर्सी को चुना है, जिससे कि अब सर्सी अरिसेन से बातें कर सकती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अरिसेन से बातें करे तो कैसे करे। फिर वो लोग अपने पूरे टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग साथ मिलकर एक बार फिर से डेविएंट को मार सके। वो तीनों सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं और किंगो की एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों से छोटे छोटे आग के पावरफुल गोले निकाल सकता था। लेकिन अब किंगो एक सुपरस्टार बन चुका था और उसने बहुत सी फिल्में भी की थी। जब वो लोग किंगो को अपने साथ आने को कहते हैं तो वो कहता है कि मुझे बहुत काम है, मैंने अभी बहुत सी फिल्में साइन की है। लेकिन जब वो लोग बताते हैं कि एजैक मर चुकी है तो ये सुनकर किंगो बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने मैनेजर करुण के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग किंगो के प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहां गिलगमेश और थीना रहते थे और करुण उन सब का इंटरव्यू लेता है ताकि वो उन पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बना सके। दोस्तों वैसे अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। वो लोग जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक डेविएंट मरा पड़ा है, जिसे देखकर किंगो का मैनेजर करुण कहता है कि सर ये डेविएंट तो बहुत खूबसूरत होते थे। जिस पर किंगो कहता है करुण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये बदबूदार घटिया सा दिखने वाला डेविएंट तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत दिखता है। फिर जब वो लोग गिलगमेश से मिलते हैं तो गिलगमेश बहुत खुश होता है और उनसे खुशी खुशी पूछता है कि क्या तुम लोग मेरा केक ट्राई करोगे। लेकिन जब इकरिस उसे बताता है कि एजैक नहीं रही तो गिलगमेश पूरी तरह से टूट जाता है और उसके हाथों से वो केक भी छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग थीना के पास जाते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल थीना को एक दौरा पड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और जब भी उसे ऐसा लगता है तो वो किसी पर भी हमला कर देती है। लेकिन 7000 सालों से गिलगमेश ने थीना की देखभाल की थी और थीना को युद्ध की देवी भी कहते थे और उसकी पावर ये थी कि वो अपने हाथों से एक पावरफुल वेपन को निकालकर बहुत ही जबरदस्त फाइट कर सकती थी। जब वो लोग थीना के पास जाते हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद स्प्रेड वहाँ के आसपास के माहौल को चेंज करती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो लोग कौन है और उसका मकसद क्या है। फिर गिलगमेश जब थीना को समझाता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और तभी किंगो शराब पीकर कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, कैसे बनाया इसे। जिस पर गिलगमेश बताता है कि मैंने इसे मक्के के दानों से बनाया है और मैंने मक्के के हर दानों को अपने दांतों से बहुत ही मोहब्बत से चबा चबा कर पीसा था। और ये सुनते ही किंगो उस शराब को थूक देता है। फिर सर्सी वहां से उठकर उस जगह पर जाती है जहां पर थीना कुछ ड्रा कर रही थी। वो थीना के बने हुए पेंटिंग को देखती है और फिर अरिसेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसकी सोल अरिसेन के पास पहुंच जाती है। सर्सी अरिसेन को बताती है कि डेविएंट वापस आ गए हैं और उसने एजैक को मारकर उसकी ताकत भी चुरा ली है और पृथ्वी पर भी कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर अरिसेन कहता है कि ये इमरजेंसी की निशानी है। सर्सी पूछती है कि इमरजेंसी क्या होता है। अरिसेन उसे बताता है कि समय आ गया है कि अब तुम लोगों को तुम्हारा असल मकसद बता दिया जाए।
दरअसल तुम्हें सेलेस्टियल तियामुत के इमरजेंस के लिए धरती पर भेजा गया था। मैंने अरबों साल पहले कई ग्रहों की तरह धरती पर भी सेलेस्टियल का एक बीज बोया था और उस बीज को पूरी तरह से तैयार होने में अरबों सालों का वक्त और इंसान की एनर्जी लगती है। लेकिन जब मैंने इंसान और बाकी के जानवरों को बनाया तो मेरे से एक गलती हो गई और उस गलती से डेविएंट पैदा हुए जो कई ग्रहों पर के जीवन की आबादी को बहुत तेजी से खत्म कर रहे थे। और फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत से इटर्नल्स को बनाया ताकि मैं तुम लोगों के जरिए उन डेविएंट को मार सकूं। जिस पर सरसी पूछती है कि क्या ये बात एज़ेक को पता था? तब अरिसेन कहते हैं कि हाँ, और एज़ेक और तुमने इससे पहले और भी बहुत बार कई सेलेस्टियल को पैदा होने में मदद की है। सरसी बोलती है कि मगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? जिस पर अरिसेन उन्हें बताते हैं कि क्योंकि मैं हर इमरजेंसी के बाद तुम्हारी यादों को मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो विजन थीना को बार बार आता था वो उसके पास्ट की यादें थी और उसकी यादें पूरी तरह से इरेज नहीं हो पाई थी। अब सरसी वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है और ये सारी बातें अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बताती है, जिसे सुनने के बाद उन सब के होश उड़ जाते हैं। फिर सरसी उन लोगों से कहती है कि हमें इंसानों को बचाना होगा और इस इमरजेंसी को होने से रोकना होगा, नहीं तो सारे इंसान मारे जाएंगे। जिस पर करुण बोलता है, हाँ रोकना होगा, ये मेरी जान का सवाल है क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद इक्रिस बोलता है कि हमें जाना होगा बाकियों को ढूंढने के लिए और फिर हम सारे मिलकर ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वो लोग अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ ड्रोइग रहता था। वो ड्रोइग को ये सारी बातें बताते हैं लेकिन ड्रोइग उनके साथ आने को तैयार नहीं होता और वो करुण का कैमरा भी उसे पोजेस करके तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि बहुत से डेविएंट उन लोगों पर हमला कर देते हैं। किंगो अपने हाथों से बुलेट के शॉट्स फायर करने लगता है और स्प्रैट करुण को उन डेविएंट से बचाने की कोशिश करती है और इक्रिस भी वहां आकर उन डेविएंट को मारने लगता है। और तभी एक डेविएंट इक्रिस को जमीन पर गिराकर उसकी शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलगमेश वहां आ जाता है और अपने हाथों से एक जोरदार पंच मारता है। और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों को एक बहुत ही पावरफुल हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वो सारे इटर्नल की यहाँ पर उन डेविएंट से बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और जब एक डेविएंट सरसी पर हमला करता है तो वो उस डेविएंट को पेड़ में बदल देती है। और फिर जब एक डेविएंट थीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब गिलगमेश उसे बचाने के लिए चला जाता है और वो पावरफुल डेविएंट का लीडर गिलगमेश को मारकर उसकी शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। उसकी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर करते ही उस डेविएंट का शरीर ऑलमोस्ट इंसानों की तरह दिखने लगता है और वो इटर्नल के इमरजेंस का मकसद को समझ जाता है और कहता है कि इटर्नल्स तुम रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हो। और फिर इक्रिस उसके ऊपर हमला करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि गिलगमेश अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और वो मरने से पहले थीना को बोलता है कि मुझे याद रखना। फिर वो लोग गिलगमेश को हिंदी रीति रिवाज से जला देते हैं, जिसके बाद सरसी और इक्रिस फेस्टोस के पास जाते हैं जहां वो अपने बच्चे और बॉयफ्रेंड के साथ रहता है, मगर वो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, अब मेरे पास मेरा परिवार है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ, क्योंकि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा परिवार कहाँ से रहेगा। और फिर फेस्टोस अपने बॉयफ्रेंड को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। सारे इटर्नल्स मिलकर इराक जाते हैं जहाँ 7000 सालों से उनकी स्पेसशिप जमीन के नीचे दफनी थी। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ मकारी पहले से ही मौजूद थी। मकारी बोल नहीं सकती थी लेकिन वो बिजली से भी तेज दौड़ सकती थी। फिर फेस्टोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि वो सारे इटर्नल्स के पावर का इस्तेमाल करके इमरजेंस को रोक सके। फेस्टोस कहता है कि जब डेविएंट हमारी शक्ति को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम भी एक दूसरे के शक्ति को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फेस्टोस एक यूनिमैन टेक्नोलॉजी बनाता है और फेस्टोस के पास ये एबिलिटी थी कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर था जिसने इंसानों के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। लेकिन किंगो कहता है कि अगर इमरजेंसी के रोकने के वक्त तियामुत मर गया तो हमारी वजह से फिर ब्रह्मांड में लाखों नई जिंदगियां पैदा होने से रुक जाएगी। फिर सरसी के अंदर मौजूद एजैक का वो स्टोन वापस से ब्लिंक करने लगता है जिससे उसे एहसास होता है कि इमरजेंसी होने वाला है।
फेस्टोस मकारी को कहता है कि जाओ पता करो कि इमरजेंसी कहां से शुरू होने वाला है, और मकारी विदिन ए मिनट पूरी पृथ्वी पर घूमकर ये पता लगा लेती है कि इमरजेंसी कहां होगा। लेकिन इक्रिस फेस्टोस की मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब हमें ये पता चलता है कि एजैक को इक्रिस ने ही मारा था, क्योंकि एजैक चाहती थी कि ये इमरजेंसी रुक जाए, क्योंकि बाकियों की तरह उसे भी 7000 सालों में इंसानों से लगाव हो गया था, और ये बात उसने इक्रिस को आज से 2000 साल पहले बताई थी। जिसके बाद इक्रिस सरसी से दूर रहने लगा ताकि इमरजेंसी के वक्त तक सरसी को ये बात पता न लगे और वो किसी बोझ के साथ अपनी जिंदगी को ना बिताए। लेकिन जब एजैक कहती है कि हमें सारे इटर्नल्स को इकट्ठा करके इमरजेंसी को रोकना होगा, तो वो उसे ले जाकर उन डेविएंट के आगे फेंक देता है, जो ग्लेशियर के पिघलने से बर्फ के अंदर मौजूद एक गुफा से बाहर आए थे। उन डेविएंट का लीडर एजैक को मारकर उसके पावर्स को अपने अंदर ले लेता है और फिर इक्रिस उसके बॉडी को वापस से उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। जब वो लोग इक्रिस से इन सब के पीछे का वजह पूछते हैं तो वो बोलता है कि मेरी जिंदगी अरिसेन की देन है और तुम्हारे भी, इसलिए जरूरत पड़ी तो मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को अकेले हराने की ताकत रखता हूँ। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और स्प्राइट भी उसी के साथ चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद किंगो भी वहां से जाने लगता है और बोलता है कि हम लोग इक्रिस के बिना हेल्पलेस हैं और मुझे भी इंसानों की दुनिया से लगाव है, मगर अगर तुम लोगों ने इमरजेंसी को रोक दिया तो तुम ना जाने ऐसी कितनी दुनिया को बनने से रोक दोगे। जाने से पहले करुण सारे इटर्नल्स को रो रो कर शुक्रिया कहता है और कहता है आप सब लोगों की मुझे बहुत याद आएगी। उन तीनों के वहां से चले जाने के बाद बाकी के इटर्नल्स पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि बाकियों के पावर काफी नहीं थी उस इमरजेंसी को रोकने के लिए। फिर फेस्टोस कहता है कि जो पावर सरसी के अंदर है वो तुम्हें और अरिसेन को आपस में जोड़ देती है, जिसके इस्तेमाल से हम एक यूनिमैन बना सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी होगा इमरजेंसी को रोकने के लिए। फिर फेस्टोस सरसी के अंदर से उस स्टोन को निकालता है और एक पावरफुल बैंड की तरह दिखने वाला एक मैकेनिज्म तैयार करता है, और फिर वो लोग अपने स्पेसशिप को लेके उस जगह पर पहुंचते हैं जहां इमरजेंसी स्टार्ट होने वाला था। फिर हम देखते हैं कि स्प्राइट और इक्रिस इमरजेंसी होते हुए देख रहे हैं और तभी वो देखते हैं कि बाकी के इटर्नल्स वहां उस इमरजेंसी को और मकारी, ड्रूइग और सरसी को लेकर उस वॉल्केनो के पास पहुंच जाती है, जहां से इमरजेंसी होकर सेलेस्टियल तियामूत बाहर निकलने वाला था। वो लोग अपने अपने बैंड को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने पावर को कंबाइन करके इमरजेंसी को रोक सके, लेकिन इक्रिस ड्रूइग को उठाकर उसे आसमान से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर मकारी चीखने और चिल्लाने लगती है। और फिर मकारी इक्रिस को इतना मारती है कि उसने उतना मार अपने पूरे 7000 के लाइफ साइकिल में सब मिलाकर भी कभी नहीं खाया होगा। फिर सरसी फेस्टोस से कहती है कि मैं इसे अकेले रोकने की कोशिश करती हूँ, जिस पर फेस्टोस कहता है ठीक है, हम देख लेंगे, तुम आगे बढ़ो। थीना, मकारी और फेस्टोस तीनों मिलकर इक्रिस पर हमला कर देते हैं और फिर वहां डेविएंट का लीडर भी आ जाता है। मकारी उसके चारों तरफ एक टोर्नेडो जैसा बना देती है, लेकिन वो मकारी को पकड़ लेता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। और फिर जब वो मकारी की शक्ति चुराने की कोशिश करता है तो फेस्टोस उसे शूट करता है, जिससे कि वो पहाड़ों के अंदर एक गुफा में जाकर गिर जाता है। और फिर फेस्टोस इक्रिस को अपने टेक्नोलॉजी के मदद से बांध देता है, जिससे कि इक्रिस पूरी तरह से कैद हो जाता है। लेकिन जब सरसी वॉल्केनो के ऊपर जाकर इमरजेंसी को रोकने की कोशिश कर रही होती है तो स्प्राइट उसके पेट में एक खंजर भोंक देती है, क्योंकि स्प्राइट इक्रिस से प्यार करती थी और इक्रिस सरसी से। वो कहती है मुझे इंसानों की जान नहीं बचानी, क्योंकि 7000 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि प्यार क्या होता है और फैमिली किसे कहते हैं। और तभी ड्रूइग वहाँ आता है और स्प्राइट के सर पर वार कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और इधर हम दूसरी ओर देखते हैं कि थीना को वापस से उसके पास्ट की बातें परेशान करने लगती है और वो डेविएंट गिलगमेश बनकर थीना को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके हाथों को अपने टेंटिकल से बांधकर उसके पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करने ही वाला था कि तभी थीना को होश आ जाता है और वो अपने मैजिकल नाइफ से उसके टेंटिकल्स को काट कर उस डेविएंट के पलक झपकते ही टुकड़े कर देती है। और अब हम देखते हैं कि इमरजेंसी शुरू हो चुका है और सेलेस्टियल के हाथ धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए हैं। सरसी अपने पावर से इमरजेंसी को रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखते ही इक्रिस अपने पूरी ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और सरसी को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे सरसी के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं
और फिर क्रिस भी उन लोगों के साथ मिलकर इमरजेंस को रोकने में उनकी मदद करता है और इमरजेंस रुक जाती है और वो तियामत सेलेस्टियल पैदा होने से पहले मर जाता है। और फिर इक्रिस लास्ट टाइम सरसी को देखता है और फिर खुद को सूरज में ले जाकर झोंक देता है। मकारी ड्रोइक को जिंदा देखकर उसे गले लगाती है क्योंकि मकारी शायद उसे पसंद करती थी। सरसी स्प्रैट से कहती है कि सेलेस्टियल की कुछ पावर्स मेरे अंदर अभी भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम एक इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। जिस पर स्प्रैट बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो लोग डिनर करने फास्टोस के घर जाते हैं और स्प्रैट एक इंसान के बच्चे की तरह स्कूल में एडमिशन ले लेती है, जिसे छोड़ने के लिए किंग और सरसी भी जाते हैं। और फिर जब सरसी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ये बताना चाह रहा था कि मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। और तभी अरिसेन सरसी के साथ साथ बाकी के सारे इटर्नल्स को अपने पास उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने इंसानों को बचाने के लिए सेलेस्टियल का कत्ल किया है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें बख्श रहा हूँ और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हारी यादें मुझे इंसानों की असल कीमत बताएगी और फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और इसी के साथ ये मूवी द एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों, इन सारे इटर्नल में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मेरा तो मकारी थी, आपका कौन सा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को जरूर से दबा दें। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।